हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारा चौथा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवा दिए थे। बेसिकली प्लेलिस्ट बनाई है फ्रेंड्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को आपको बताना है कि शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। जी हाँ, ये तो सही लग रहा है। दूसरा है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। जी नहीं, उन्हें आपको हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि उनको एनकरेज करना है। ठीक है, जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेने के लिए बच्चों से कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होता है, तो सिर्फ आप उन्हें ये कहेंगे कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें आप मत करिए, स्पोर्ट्स वगैरह मत करिए, तो इससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, पूरा डेवलपमेंट देखना होता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बाहर हो गया। थर्ड है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन इसमें कह दिया पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित करना है और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना है। जी नहीं, आप स्कूल में एज अ टीचर आपका काम है, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि आप घर पे ट्यूशन पढ़िए, है ना। तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि बच्चों से अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ करने को कहेंगे और उन गतिविधियों के माध्यम से उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको थियोरी क्लासेस भी करवाई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप अपने थियोरी वाले सेक्शन को भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा है समावेशी शिक्षा, ये मैंने आपको डिटेल में थियोरी क्लासेस में भी करवाया हुआ है। ठीक है, समावेशी शिक्षा होता क्या है, ये ऐसी शिक्षा होती है फ्रेंड्स जहाँ पर हर तरह के बच्चे को एक जैसी एजुकेशन दी जाती है। आप जानते हैं हर बच्चे का कल्चर अलग होता है, संस्कृति अलग होती है, हर बच्चे की लैंग्वेज अलग हो सकती है, अलग अलग माहौल से लोग आते हैं, तो हर बच्चे को एक साथ स्कूल में पढ़ाना, ये होता है आपका समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना, उनमें भेदभाव ना करना। इससे क्या होगा, बच्चों के मन में सहयोग की भावना पैदा होगी। बच्चों के मन में भी ये भाव आएगा कि हाँ, हम सभी फ्रेंड हैं, भले ही वो कैसा ही हो उनका फैमिली बैकग्राउंड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप देखते होंगे किसी की मदर टंग हिंदी होती है, किसी की मदर टंग इंग्लिश भी हो सकती है, किसी की कन्नड़ होगी, किसी की मलयालम होगी, तो हर किसी की अलग होती है। लेकिन स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है वहाँ पर सभी बच्चों को एक ही नज़र से देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, वही होता है आपका समावेशी शिक्षा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। अब आप इसके आंसर तक भी पहुँच गए होंगे। पहला है सहयोग, दूसरा दिया है पृथक्करण, तीसरा है नकारात्मक भेदभाव और चौथा है नामीकरण। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स का, एक बार प्लीज़ आप देख लीजिएगा उसको बिलीव करके, क्योंकि पिछली बार भी सभी स्टूडेंट्स देख कर गए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया था। अगर आप उन टैग वर्ड्स को समझ जाते हैं ना, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 80% हेल्प मिल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको समझाया है पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं और नेगेटिव क्या होती हैं। अगर आपने टैग वर्ड्स देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे ये तीनों चीज़ें आपकी नेगेटिव हैं। कैसे? पृथक्करण मतलब होता है बच्चों को सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। ऐसा कभी भी समावेशी शिक्षा में नहीं किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सभी को इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक भेदभाव, समावेशी शिक्षा से कभी भी नकारात्मक भेदभाव नहीं हो सकता, इससे तो सहयोग की भावना पैदा होती है बच्चों के मन में, ये पॉजिटिव थिंग है। नेक्स्ट है नामीकरण, नामीकरण होता है आप एक लेबल लगा दे रहे हैं, उन्हें सेपरेट कर दे रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को आपने ए ग्रेड दे दिया, किसी को बी ग्रेड दे दिया, किसी को सी ग्रेड दे दिया। अब जिस बच्चे को आपने सी ग्रेड दिया है, जब वो ए ग्रेड वाले बच्चे से बातचीत करेगा
तो इस कंडीशन में जिसको सी मिला है उसका मोरल डाउन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बच्चों को नामीकरण नहीं करना है कभी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सहयोग। समावेशी शिक्षा की जो प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति होती है उसका अर्थ होता है बच्चों को सहयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा है। पहला है, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। दूसरा है, बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाए जाएं। तीसरा है, बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी भी बच्चों को अलग अलग समूहों में नहीं बांटना है, वो भी जाति के अकॉर्डिंग। किसी बच्चे की कुछ जाति है, किसी दूसरे बच्चे की कुछ और जाति है, तो जाति के अकॉर्डिंग अगर आप उन्हें अलग अलग कर देंगे, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, उनमें भेदभाव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। नेक्स्ट है, उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। देखिए, कोई चीज़ अगर अर्थहीन है, जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है, तो वो चीज़ करने के लिए बच्चों से आप क्यों कहेंगे? तो ये ऑप्शन भी हो गया बाहर। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आपको भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वैयक्तिक भिन्नताएं, वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए। देखिए, वैयक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कहने का मतलब ये है कि हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है। ठीक है, इवन अगर आप ट्विंस को भी देखेंगे ना, जो दो ट्विंस होते हैं बच्चे, वो उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो जो स्कूल होता है वहाँ पर एज अ टीचर आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है पता है? वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, रुचि अलग होती है, हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है, हर बच्चे की एज अलग अलग हो सकती है। तो बच्चे को उसकी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, और वो हमको दिख रहा है ऑप्शन ए में कि वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। ऐसा ना हो कि क्लास में किसी एक बच्चे का मन है कोई टॉपिक पढ़ने का, अदर बच्चों का मन नहीं है पढ़ने का, तो आप सभी को उस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे। जिस बच्चे को जो पढ़ने का मन है, उसकी रुचि जिस चीज़ में है, आप बच्चों को वो पढ़ाएंगे। और अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लेक्चर मेथड से समझ में आ रहा होगा, तो उन्हें आप लेक्चर मेथड से पढ़ाइए। कुछ बच्चों को डेमो करके पढ़ना पसंद होगा, तो आप उन्हें डेमो करके दिखाइए। तो बच्चों की नीड के आधार पर बच्चों को पढ़ाना है, यही होता है आपका वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि बच्चों को शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाएं। कभी भी ग्रुप नहीं बनाने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर होमोजीनियस ग्रुप की बात हो रही है, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, अधिगम अक्षमताएं, मैंने आपको करवाई भी थी, उससे ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा है। एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है। ठीक है, बुद्धि, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। तो बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर बात हो रही है सुस्वर पाठन। कहने का मतलब है जो वो लड़की है वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रही है, और जब बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है तो इनमें से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी उनके अंदर होती है। तो अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स उसे डिसलेक्सिया अधिगम विकार है। ठीक है, अधिगम के भी अलग अलग विकार होते हैं, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो जिस बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उसे होता है डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगर हम बात करें डिसग्राफिया की, तो जब बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। और अगर डिसकैलकुलिया की बात करें तो जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड, यानी कि रचनात्मकता से रिलेटेड। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से रचनात्मकता क्या है? क्या है आपको ये चूज़ करना है। पहला है बिना उबे किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। दूसरा है लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता।
तीसरा है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, चौथा है दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। अब देखिए रचनात्मकता क्या होती है। रचनात्मकता होती है कि एक बच्चा है जो कभी भी खाली नहीं बैठता है। अगर वो खाली बैठा है ना तो उसका दिमाग चलता रहता है, अलग अलग चीज़ों में वो सोचने लगता है कि इस चीज़ से क्या हो सकता है, नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करता है, अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग दिशाओं में वो सोचता है। ये होती है रचनात्मकता। तो आपको 3 ऑप्शन में तो ये चीज़ दिखी नहीं रही है। जैसे बिना उबे किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। अगर बार बार किसी कार्य को दोहरा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो रचनात्मक है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव व्यक्ति क्या होता है ये आप भी जानते होंगे। क्रिएटिव व्यक्ति वो होता है जो नए नए ज्ञान की खोज करता रहता है, जिसके मन में बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई बच्चा खाली बैठा है, उसको खाली बैठा नहीं जाता है वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। उसके सामने अगर कोई फ़ोटो होगी ना, कोई इमेज होगी, तो वो नोटबुक पकड़ के उसी को बनाने लग जाएगा। ये होते हैं क्रिएटिव बच्चों के लक्षण। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में है कि लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता। जो रचनात्मकता होती है उसमें रटना तो बिल्कुल ही नेगेटिव चीज़ है, रटने वाली चीज़ें होती ही नहीं है। और दूसरों की नकल जैसी कि तैसी कर देना, जी नहीं, नकल करना रचनात्मकता नहीं है। रचनात्मकता होती है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। अब आप कहेंगे अपसारी ढंग क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। अपसारी ढंग मतलब होता है जैसे कोई एक चीज़ है उसको सॉल्व करना है तो अलग अलग तरीक़ों से आप उसको सॉल्व करने की सोचेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे देश की जो राजधानी है उसके बारे में आप कुछ बताइए, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, अपना दिमाग अलग अलग दिशाओं में दौड़ाने लगेगा कि अच्छा ये विशेषताएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या फिर उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में अनुबंध। तो देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखना क्या होता है, वो होता है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा एकदम सक्रिय होता है। सक्रिय होना मतलब एक्टिव होना, किसी भी काम को करने के लिए बच्चा रेडी है, अंदर से मोटिवेट है। ठीक है, बट दूसरा ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पर निष्क्रिय अर्जन की बात हो रही है। निष्क्रिय अर्जन मतलब होता है बिना मन के बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बाहर। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, परिवर्तन कभी भी स्थायी नहीं होते हैं फ्रेंड्स, वो चेंज होते रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी बाहर। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध, जी नहीं। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखना होता है समाज के साथ प्रक्रिया करना और साथ में बच्चे का सक्रिय होना, एक्टिव होना, उस काम को करने के लिए रेडी रहना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। देखिए पहले आप ये समझिए, जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होती है, वो आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। कहने का मतलब है जो अभिप्रेरणा है वो 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब होता है जब बच्चा किसी काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड होता है, अपनी रुचि के लिए जब वो कोई काम कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है आपको पढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई प्राइज़ मिल रहा है आपको पढ़ा करके, है ना। तो ये होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, जब अंदर से व्यक्ति का मन करता है किसी काम को करने का, बिना कुछ रिवॉर्ड के, एक्सपेक्टेशन के। यहाँ पर व्यक्ति ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे चॉकलेट मिलेगी, मुझे प्राइज़ मिलेगा, नहीं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस रुचि है तो उस काम को कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन भी आप कह सकते हैं। दूसरा आता है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब हम किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए कोई काम करते हैं। जैसे 2 तरीके के लोग होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तो सभी करते हैं। एक व्यक्ति का मोटिव होता है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरी सैलरी हो जाएगी 50-60 हज़ार, मुझे पैसे मिलेंगे। एक व्यक्ति है जिसका मोटिव ये है कि मुझे जॉब करनी है क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, साथ में सैलरी भी मिल रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा मेन मोटिव है, मेरा मन है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और मुझे वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा होती है जब हम किसी प्राइज़ या फिर रिवॉर्ड के लिए कोई काम कर रहे होते हैं। तो अब आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा आंतरिक अभिप्रेरणा, तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखते हैं। पहला है प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दूसरा है अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, तीसरा है सराहना पाने के लिए,
काम को पूरा करना। चौथा है साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, यानी कि किसी काम को करने के लिए हम उत्सुक हैं, हम क्यूरियस हैं, हमारा इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है, तो वो काम जब हम कर रहे हैं बिना किसी लालच के, दैट इज कॉल्ड आंतरिक अभिप्रेरणा। अदर 3 ऑप्शन आप देखिए, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ये आपका बाहरी अभिप्रेरणा है क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार पाने वाली बात हो रही है। सराहना पाना, सराहना पाने के लिए मतलब हम किसी काम को कर दें कि अच्छा सामने वाला हमें शाबाशी देगा, इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ये भी हमारा बाह्य अभिप्रेरणा। एंड फोर्थ है साइकिल पाने के लिए, जैसे एक बच्चे से पापा ने कह दिया कि बेटा आपको क्लास में प्रथम आना है, फिर मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा, तो बच्चा इसीलिए पढ़ने लगता है ताकि उसे साइकिल मिलेगी, तो ये भी आपका बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, रिवॉर्ड के लिए, प्राइज के लिए कोई काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका अजर्सन रीजनिंग से पूछा है। कथन है प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ। इसका रीज़न दिया है कि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। जो आपके इमोशन होते हैं और जो लर्निंग होती हैं वो आपस में संबंधित होती है। भावनाएं होती हैं जैसे डर लगना, किसी से प्रेम करना, ये सब हमारी भावनाएं हैं, इमोशन है। तो जब तक आपका इमोशन आपकी पढ़ाई से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अंदर से पढ़ना नहीं चाहते, हमारा मन ही नहीं है पढ़ने का। जब हमारे इमोशन पढ़ाई से नहीं जुड़े हैं तो हमें कोई चीज़ समझ में आएगी ही नहीं। तो इसीलिए भावनाएं और सीखना दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि परस्पर संबंधित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारथ उन्मुखी वार्धिक, यानी कि जो महारथ उन्मुखी वार्धिक होता है वो क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेना। जैसे आप किसी भी चीज़ की नॉलेज लेते हैं, जब डीपली उसकी नॉलेज लेते हैं तो आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो वही होता है फ्रेंड्स, मास्टरी हासिल करना, उसी को बोलते हैं महारथ उन्मुखी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ये क्या है? ये सीखने के लिए लक्ष्य को तय करते हैं या फिर मानते हैं कि क्षमता स्थिर और स्थायी है। और थर्ड है बहुत ही आसान लक्ष्य रखते हैं या कोई लक्ष्य तय ही नहीं करते हैं, या फिर अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता और मदद लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया महारथ उन्मुखी क्या होता है, तो सबसे पहले तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है कि सीखने के लिए ये एक लक्ष्य तय करते हैं। जी हाँ, एक एम लेकर चलेंगे, उस एम को जब लेकर चलेंगे तभी तो उसमें मास्टरी हासिल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट। एंड डी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए, यानी कि जो चीज़ वो सीखना चाहते हैं उसे और स्ट्रांगली समझने और सीखने के लिए दूसरों से हेल्प भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए और डी यहाँ पर सही होंगे, बी और सी यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि सी में आप देख रहे हैं कह रहे हैं कि लक्ष्य तय ही नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और ये कभी ऐसा नहीं मानते हैं कि जो क्षमता होती है सीखने की वो स्थिर है, रुक जाएगी हमेशा के लिए एक जगह पर, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ए और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसलिए हम देखेंगे ए और डी यहाँ पर दिया है ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने, अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं क्लासरूम में तो टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या फिर अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उन्हें सजा देंगे, या फिर उनको प्रश्न पूछने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी, या फिर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा कि अगर बच्चे क्लासरूम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनकी इस एबिलिटी को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है। ठीक है, ऐसा किस लिए? देखिए जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे क्लासरूम में टीचर से, तब जाकर उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी। अगर बच्चों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीचर से और टीचर उसको नज़रअंदाज कर देंगे, या फिर बच्चों को दंड दे देंगे, या फिर उनको अनुमति नहीं देंगे कि वो नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन पूछें, तो ऐसे में जो आपकी लर्निंग की प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी और ना ही बच्चे को कुछ समझ में आएगा। क्योंकि जब आप बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो जब उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और जब वो ऐसा कर रहा है तो टीचर ने क्या करना है, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तरीका सबसे बेटर है जिससे विद्यार्थी प्रभावी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं, या फिर खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तभी सीखेंगे जब एक शिक्षक क्या करेंगे, खोज अधिगम द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, जब कोई एक्सपेरिमेंट करवाना होता है तो बच्चों को लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, है ना। तो टीचर का क्या काम होता है, एज अ टीचर आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, या फिर इंस्ट्रक्शन से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर डेमो करके दिखाएंगे। बट डेमो करने के बाद में खुद से बच्चों को बोलेंगे कि अब इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद से करो। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे अपने दिमाग लगाएंगे और खोज अधिगम प्रक्रिया यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, इस तरीके से बच्चे सीखेंगे। और जैसे प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, अगर आपने बीएड किया है तो आपको पता होगा, केस स्टडी आप लोगों ने करी होगी। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आपको किसी बच्चे के ऊपर केस स्टडी करने को दी जाती है, ताकि आपको उस बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल सकें। और वो कैसे पता चलेंगी, खोज अधिगम के द्वारा। ठीक है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है सीटेट में सिंपली कि अन्वेषण विधि मतलब, तो आप याद रखेंगे खोज विधि होती है ये। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव थिंग है। तो यह उदाहरण है, यह उदाहरण किस चीज़ का है, ये आपसे पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। दूसरा है, यह एक परंपरागत कक्षा का उदाहरण है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। थर्ड है, यह एक ऐसी कक्षा है जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देते हैं। या फिर डी ऑप्शन है कि यह एक ऐसी कक्षा है जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है ऑप्शन आपके सामने। तो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चों से कहा जा रहा है कि आप खुद से खोज विधि के द्वारा या फिर खेल के माध्यम से एक्टिविटीज़ करो या फिर ज्ञान का सृजन करो, दैट मीन्स उस क्लासरूम में क्या हो रहा है कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी है और बच्चे को सीखने के अवसर दिए जा रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट। दूसरा है परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। जी नहीं, इसमें शिक्षक की सक्रिय भागीदारी नहीं है बल्कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी है, क्योंकि खेल विधि के द्वारा बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि शिक्षक किताबी ज्ञान से हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये बुक्स हैं आप रट लीजिए या ये टॉपिक याद कर लीजिए। इसमें बच्चों को किताबी ज्ञान से हट करके बाल केंद्रित विधि का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गए हैं। डी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर बाहर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन सही है, जो कि हमको ऑप्शन 1 में मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और रीज़न से क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, असर्शन रीज़न। तो सबसे पहले अभिकथन है, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या ये सही है? आप खुद सोचिए, नहीं करनी चाहिए बोला है, तो ये ऑप्शन यहाँ से बाहर। जबकि टीचर को ये काम करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग संस्कृति से बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज से बच्चे स्कूल में आते हैं, तो एक दूसरे की संस्कृति और एक दूसरे के समाज को बच्चों को बताना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं, इस संस्कृति में ऐसा होता है, आपकी संस्कृति में ये होता है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना चाहिए। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बाहर। दूसरा हम तर्क देख लेते हैं। इसके पीछे का तर्क दिया है
कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं आपकी लर्निंग की प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जिस संस्कृति से, जिस समाज से बच्चा आता है, वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीख करके तो ज़रूर आता ही है, तो उसका आपकी लर्निंग की प्रोसेस में यानी कि अधिगम में प्रभाव डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं और हमको ये दिख रहा है ऑप्शन 4 में कि ए और आर दोनों गलत हैं और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला है अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। जी नहीं, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखे बच्चों को याद करवाया जा रहा है या फिर बच्चों को रटने के लिए कहा जा रहा है या फिर बच्चों को दंड दिया जा रहा है, मारपीट हो रही है या बच्चों की शिकायत अभिभावकों से हो रही है, तो ऐसे ऑप्शन आपके कभी भी सही नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप बच्चों से कॉन्सेप्ट याद करने के लिए कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझाना है, ना कि याद करवाना है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरा हम देखते हैं प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। यही हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर करके सीखने की बात हो रही है। करके सीखने की बात मतलब लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, जहाँ पर बच्चा खुद से काम करके सीख रहा है। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख रहा है कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा खुद से चीज़ों को कर रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होता है। तो अब हमको फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि प्रश्न पूछने को आपको उन्हें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बाहर, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है, ये आपको बताना है। पहला है ठोस से अमूर्त, दूसरा है अपरिचित से परिचित, तीसरा है उच्च क्रम से नीचे क्रम और चौथा है जटिल से सरल। तो देखिए क्वेश्चन है विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ठोस से अमूर्त। यानी कि इसकी जगह आपको ये भी दे सकता है कि मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त चीज़ आपकी ठोस होती हैं। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो देखिए मूर्त चीज़ें वो होती हैं जो चीज़ें हमारे सामने में होती हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, और अमूर्त चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। आपने भी कई सारी चीज़ें इमेजिन करके रखी होंगी कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देना है, फिर मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा या क्वालिफाई हो जाऊंगी, देन मैं किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दूंगी और उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी। ये सब आपने इमेजिन करा होगा। तो ये अभी अमूर्त चीज़ें हैं। ये अमूर्त तब तक रहेंगी जब तक आपकी फाइनली जॉब नहीं लग जाती। ठीक है, तो यही होता है ठोस से अमूर्त की ओर, यानी कि मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो फ्रेंड्स आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही साथ हमारी सीटेट के लिए एसएसटी की क्लासेस भी चल रही हैं। आप चाहें तो उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लासेस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।